वे बार बार अपने आंखों से आंसू साफ करती हुई बस खाने को देखती जा रही थी। कितनी ही देर बाद उसने पानी का गिलास पकड़ा और अपने होठों से लगा लिया, मगर उसने खाने को अभी तक हाथ नहीं लगाया था। वह सिर्फ पानी इस तरह पी रही थी जैसे न जाने कितने सालों की प्यासी हो। उसने साइड टेबल पर पड़ा हुआ जग उठाया और 2 गिलास पानी का और पी लिया, लेकिन खाने को अभी तक हाथ नहीं लगाया था। और इस मंजर को देखते हुए विक्की के सीने में मौजूद दिल में शायद कुछ टुकड़े टुकड़े हुए थे। वह खाने की प्लेट पकड़े बालकनी के दरवाजे खोलते हुए नीचे गार्डन में उतर आई। इस बात से बेखबर खड़ी थी कि कुछ ही दूरी पर विक्की भी खड़ा था। वह वहां गार्डन तक आई थी। विक्की बैक साइड में बहुत सारे जानवर पाले गए थे, जिनमें 2 कुत्ते, 2-3 बिल्लियां थी और कुछ कबूतर और तोते भी थे। वे खाना पकड़े सारे जानवरों को थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी और साथ आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। विक्की उलझी हुई निगाहों से उसे देख रहा था। वह कुछ कदम चलता हुआ और ज्यादा उसके पास आ गया, मगर वह मौजूद पेड़ की ओट में ही खड़ा हो गया। जब उसे अंधेरे में उसने विधि के होठों को हिलते हुए महसूस किया। गार्डन में चुप होने की वजह से विधि की आवाज सारे गार्डन में गूंजी थी। उसे विक्की के गार्डन के जानवर भी मुझसे अच्छे हैं। मुझे माफ करना, तुम लोग ये खाना खा लो, ये मेरी किस्मत में नहीं था। अगर ये मेरे माँ बाप का घर होता तो मैं भी शान से पेट भरकर ये खाना खा लेती। लेकिन अफसोस की बात है, ये घर और यहाँ के लोग मेरे अपने नहीं। उन लोगों को मेरे 2 निवाले भी खटकते हैं। काश पापा आप मुझे छोड़कर कभी नहीं गए होते, और काश मम्मी हम कभी यहाँ आए ही ना होते। कम से कम हॉस्टल में आराम से खाना तो खा सकती थी। वहाँ मुझे कोई ये कहने वाला नहीं था कि मैं उन लोगों के सरों पर बोझ बनी उनके निवाले खा रही हूँ। वह गुस्से से अपनी आंखों से आंसू पोंछती हुई उठ गई थी। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है। इस बंगले के कुत्ते भी मुझसे अच्छे हैं। मेरे बाप ने मेरी परवरिश जैसे की वैसे ही बहुत अच्छी थी। कम से कम ईमानदार थे और खुददार भी थे। लेकिन मुझे इन लोगों की भीख नहीं चाहिए। वह अब हाथ में वो प्लेट पकड़े वापस कमरे में चली गई और विक्की जहाँ था वहीं का वहीं बिल्कुल जम सा गया। वह अंदर जाकर एक बार फिर आधा गिलास पानी पी चुकी थी। शायद अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रही थी। ट्रे वापस साइड टेबल पर रखते हुए वह कमरे की तेज लाइट बंद करती बेड पर लेट गई और गार्डन में खड़े विक्की को सांस लेने में अब तकलीफ होने लगी। कितने ही देर बिल्कुल चुप सा खड़ा निगाहों से उसके कमरे को देखता रहा। उसे अपने गालों पर कुछ बहता हुआ महसूस हुआ तो उसने हाथ लगाकर देखा। वह पानी था। वह हैरान होकर रह गया। उसकी आंखों से आंसू कब निकले उसे पता ही नहीं चला। नौकरानी की आवाज पर वह होश में आया था। सर, कॉफी। वह चौंका। फिर नौकरानी के हाथों से वह कॉफी का कप पकड़ लिया। इससे पहले कि वापस जाती, विक्की ने उसे आवाज देकर रोक लिया। सुनो, वह रुकी थी। जी सर, वह बड़े इज्जत के साथ बात कर रही थी। तुम यहाँ पर कब से काम कर रही हो? उसके अजीब सवाल पर नौकरानी हैरान हुई थी। जी 5 सालों से सर, उसने कुछ सोचते हुए बताया। तो विक्की उसकी बात सुनते ही हाँ में सिर हिलाया। 2 कदम और पास चलता हुआ नौकरानी तक पहुंच गया था। 3 साल पहले जब विधि यहाँ रहती थी तो मेरे और अंकल के ना रहते हुए आंटी, दूसरी आंटी का व्यवहार विधि के साथ कैसा था? उसने कुछ सोचते हुए पूछा था कि नौकरानी एकदम चुप हो गई। मैं नौकरानी के चेहरे की उड़ी हुई रंगत देख सकता था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ? नौकरानी बिल्कुल चुप थी। इस तरह विक्की ने दोबारा अपने शब्दों पर जोर देकर पूछा। सर, मैं क्या कह सकती हूँ? नौकरानी निगाहें झुका गई थी। विक्की को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मैं बस सच जानना चाहता हूँ। बताओ क्या बात है? विक्की के होंठ बिल्कुल गंभीरता में डूबी हुई थी। तो नौकरानी ने डरते हुए सारी बातें बता दी। पहले तो फिर भी आपके दादा अंकल जिंदा थे तो उनका लिहाज कर लेते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद उन तीनों का व्यवहार विधि के साथ काफी बदल गया था। वह अगर अपने कमरे से बाहर निकल जाती तो आपकी आंटी उन्हें काफी बातें सुनाती थी, इसलिए उन्होंने कमरे से निकलना ही छोड़ दिया था। एक बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा, वह किचन में खाना खाने के लिए गई थी जब आपकी आंटी ने उनके हाथ से खाने की प्लेट ही छीन ली थी। हमारी जिंदगी अच्छी भली चल रही थी। न जाने तुम दोनों माँ बेटी कहाँ से आफत बनकर आ गई हो। माँ खुद तो मर गई और तुम्हें हमारे सर पर बोझ की तरह छोड़ गई। विक्की की जिंदगी और बर्बाद कर दी और अब तुम यहाँ मजे से बैठी खाना ठूस रही हो। दफा हो जाओ यहाँ से। रामवती ने विधि की अच्छी खासी इंसल्ट की थी। उस दिन उसे किचन से बाहर निकाल दिया गया था। विक्की को अब सांस लेने में बड़ी तकलीफ होने लगी थी। उस दिन के बाद से वह कभी भी किचन में नहीं गई। जैसे ही आपके अंकल विनोद सर आते, वे लोग मेरे हाथ से हमेशा विधि को खबर भिजवा देते थे कि रात को विधि मैम आकर खाना खा पाती थी और विक्की का सारा जिस्म बिल्कुल सुन्न होकर रह गया।
उसे विश्वास नहीं हुआ। इतना सब कुछ होता रहा और उसकी आंटी उसे न जाने कौन कौन सी सच्चाई बताती थी। उसकी आंखों के सामने वे सारे मंजर उभर रहे थे। जब जब उसकी आंटी उसे विधि के खिलाफ भड़काती थी, वह तो सारा दिन ऑफिस में रहता था। उसे नहीं पता था घर में क्या चलता रहता है। अरे वाह, सारा दिन नवाबजादी कमरे में बंद रहती है। अगर थोड़ी सी बात कर दो और ये कह दो कि बेटा हमारे साथ आकर बैठ जाया करो, वह तो बहुत बदतमीजी करती है और ये कहती है कि हम जैसे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करती। इतनी अच्छी बच्ची समझकर मैं तो उसे कभी किसी चीज से मना नहीं करती। उसका अपना घर है, जैसे मर्जी चाहे वो खाए। बस मैंने उसे यही कहा था कि तुम भी खाना वगैरह पकाना सीख लो। अरे कल को उसने विक्की के साथ ही तो रहना है, शादी तो हो चुका है। जब विदाई होगी तो उसे भी तो घरदारी आनी चाहिए। लेकिन ना, उसने मेरी बात पर साफ मेरे मुंह पर ही मना कर दिया। कहने लगी कि मैं तो कभी भी किचन में नहीं जाऊंगी। अरे भाई, इस घर की इकलौती बहू हूँ, क्या मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए हूँ? इसलिए ऐसे नफरत से कहा था कि मेरा दिल ही टूट गया। विक्की के कानों में हर तरह से अपनी आंटी की कही गई आवाज आ रही थी। वह बिल्कुल सुन्न होकर वहाँ खड़ा का खड़ा ही रह गया था। कॉफी के मग पर पकड़ कुछ और कमजोर हुई थी कि अचानक उसके हाथों से वह कॉफी का मग छूटता हुआ जमीन पर गिर चुका था। नौकरानी कुछ सहम सी गई। सर, एक और बात कहूँ? उसने डरते हुए कुछ कहने की कोशिश की कि विक्की होश में आया और सवालिया नजरों से नौकरानी की तरफ देखा। मैं नहीं जानती आप मेरी बात पर भरोसा करोगे या नहीं, लेकिन मैं खुद इस बात की गवाह हूँ। मैं जो कहूंगी सिर्फ सच कहूंगी। रुक्मणी मैम और रामवती मैम को बात करते सुना था। वे दोनों कमरे में बैठी कोई बात कर रही थी जब मैं उन दोनों के लिए कॉफी बनाकर ले गई थी। वह ये कह रही थी कि विधि मैम की तरह से आपका दिल बुरा करके उन्हें इस घर से निकाल देंगी, क्योंकि रामवती मैम और रुक्मणी मैम दोनों ही चाहती हैं मुस्कान मैम की शादी आपसे हो जाए। एक पेड़ के टहनी को जोर से पकड़े रखा, ये कैसी हकीकत थी जो उस पर आज खुलकर रह गई थी। आज उस नौकरानी ने सब कुछ खोलकर रख दिया था। दादा अंकल के होते बेगुनाह उनकी नवासी पर वे कोई भी जुल्म होता नहीं देख सकते थे। विक्की के कानों में धमाके हो रहे थे। विक्की के लिए एक नई किरण की शुरुआत हो चुकी थी। वह सीढ़ियां उतरता नीचे आया। सारे ही उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। उसने एक नजर दूर से ही विधि के बंद कमरे के दरवाजे पर डाली और फिर उसने उसी नौकरानी को कहा जो कल रात उसे कॉफी देने के लिए आंगन में आई थी, जाओ विधि के कमरे में उसे बुलाकर लाओ। उसने विधि के कमरे की तरफ इशारा किया था। नौकरानी समझ गई थी। वह हाँ में सर हिलाती हुई विधि के कमरे के बाहर पहुंची। 2 मिनट बाद ही विधि भी कमरे से बाहर निकल आई। मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। विक्की ने चुप्पी को तोड़ा। सब लोग खाना छोड़कर विक्की को देख रहे थे। मैंने एक फैसला किया है, वह काफी गंभीरता से कह रहा था। सब हैरान हुए। आखिर वह किस फैसले की बात कर रहा था? आज और अभी मैं विधि को विदा करवा कर ले जा रहा हूँ। ये सब थे कि पिघलता हुआ शीशा जो वहां मौजूद हर आदमी के कानों में उतर रहा था। विधि भी सुन रह गई थी। उसे लगा वह अगली सांस नहीं ले पाएगी, लेकिन विक्की रुक्मणी ने गुस्से से कुछ कहने की कोशिश की जब वो उनकी बात बीच में ही काट गया था। ये मेरा अपना फैसला है और इस फैसले के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। मेरा काम था और ज्यादा किसी के सवाल का कोई जवाब देना नहीं चाहता हूँ, तो कोई मुझसे इसकी वजह न पूछे तो ठीक रहेगा। तुम यहाँ बैठो, नाश्ता करो। आखिरी बार उसने बड़ी गुस्से में कही थी। विधि जो बड़ी अविश्वास के साथ फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी, वह जैसे डर ही गई थी। हाथ बढ़ाते हुए कुर्सी खींचते वह उसके बराबर में बैठ गई, लेकिन सांस लेने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। विक्की गंभीरता से कॉफी का कप होठों से लगाए कॉफी पी रहा था। कितने ही देर विधि बिल्कुल सुन्न निगाहों से वहां बैठी रही। तुम्हें यहाँ देखने के लिए नहीं बुलाया गया, खाना खाओ, वह गुस्से से बोला था कि विधि डरती हुई प्लेट में खाना डालते ही खाने को शुरू कर चुकी थी। उसके खाना खाने के बाद ही विक्की को अपने दिल में बड़ी तसल्ली महसूस हुई थी। विधि ने जब तक खाना नहीं खा लिया तब तक वह वहीं बैठा रहा। उसका खाना खत्म करने के बाद वह उठा था। एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन मेरे वापस आने तक तुम मुझे मेरे कमरे में मिलनी चाहिए, ये मेरा हुक्म है। वह ये कहते हुए वहां से उठ गया था।
और रुक्मणी वे विधि को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देख रही थी। विधि अपने मरे मरे भारी कदम उठाती हुई वहां से उठी और दोनों मामियों के आंखों के सामने से गायब हो गई। वे वापस कमरे में आई और कमरे को बंद किया, वहीं जमीन पर बैठती चली गई। उसके बाद वे खुलकर रोई थी। विक्की ने खुद उसके किरदार पर उंगली उठाया था। अब शायद उसको ये निचोड़ कर रख देने वाला था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। 4 घंटे बीत गए थे। उसने दरवाजा नहीं खोला था। वह जानती थी कि अब उसने दरवाजा खोला तो मामिया और मुस्कान उन तीनों में से कोई एक जान ही ले लेंगी। और बाहर आंगन में ही तीनों लाचारी से बैठी एक दूसरे को देख रही थी। एक बार उस लड़की को मेरे सामने आने दो, उसकी जान ले लूंगी, रुक्मणी मैम जले पैर की बिल्ली की तरह आंगन में चक्कर काटते हुए गुस्से से कह रही थी। उससे ज्यादा बुरा हाल तो मुस्कान का था। बड़ी मम्मी, आपने कहा था कि विक्की की पत्नी सिर्फ मैं बनूंगी। उसने भी बड़ी विश्वास के साथ सवाल पूछा था। फिक्र मत करो, मैं उस लड़की को यहाँ से हर हाल में बाहर निकाल कर ही दम लूंगी। वह अभी ये सब बातें कर ही रही थी जब आंगन के दरवाजे से विक्की अंदर दाखिल हुआ था। और उन सबको एक साथ देखते हुए वह भी इतने गुस्से में तो उसने सवाल किया था, आप सबको क्या हुआ है? उसने ऐसे पूछा जैसे कुछ जानता ही ना हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विक्की, उस जाहिल गंवार लड़की को तुम अपनी पत्नी की हैसियत कैसे दे सकते हो? रुक्मणी मैम ने कुछ सख्ती से पूछा था। विक्की के चेहरे पर ऐसा कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ आंटी, मैं किसी को भी वजह बताना जरूरी नहीं समझता। और कौन सी लड़की मेरी जिंदगी में शामिल होगी उसका फैसला तो मैं ही करूंगा। वैसे कहाँ है आपकी बहू? उसने जानबूझकर ये शब्द बहू का इस्तेमाल किया था। रुक्मणी का कलेजा तक जल उठा था। अपने कमरे में बंद बैठी है, वह तुम्हारे कमरे में नहीं जाएगी, तुम अच्छे से जानते हो। रुक्मणी ने जैसे हकीकत को सामने करने की कोशिश की थी। ऐसे कैसे? बड़ी आराम से कहता हुआ उठा और विधि के कमरे तक आया था। कमरे का दरवाजा खटखटाया। वह जो बेड पर बैठी हुई गहरी सोचों में डूबी हुई थी, वह चौंक गई। उसके अंदर एक डर की लहर उतर गई थी। दरवाजा 2 बार नॉक हुआ था। वह कुछ नहीं बोली। तुम बाहर आ रही हो या मैं अपने तरीके से अंदर आ जाऊं? उसका सिर्फ एक ही आवाज काफी था कि विधि डरती हुई दरवाजा खोल चुकी थी। वह कमरे में दाखिल हुआ और विधि डर से 2 कदम पीछे हटी थी। चाहे तुम भूल गई हो कि मैं जाने से पहले कह गया था कि तुम मुझे शाम को मेरे कमरे में मिलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह सख्ती से कहता हुआ उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा और वह डरती हुई 2 कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर साफ पानी के बूंदे दिखाई दे रहा था। मुझे आपके साथ नहीं, उसके शब्द मुंह में ही अटके थे जब विक्की की उंगली उसके होंठों तक आ चुकी थी। तुम क्या सोचती हो? ये जरूरी नहीं, जो मैंने कह दिया वही होगा। फैसला हो चुका है। इतना कहते के साथ वो बिना उसकी बात सुने उसे कोई मौका दिए उसको बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल चुका था। उन तीनों ने अपनी आंखों से देखा। विक्की उसकी बाजू पकड़े उसे जबरदस्ती अपने साथ लिए सीढ़ियां चढ़ गया और बड़ी अविश्वास और फटी फटी निगाहों से उसे देखते हुए अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा रही थी। लेकिन विक्की की पकड़ सख्ती से वह उसे अपने कमरे में ला चुका था। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और विधि का हाथ छोड़ दिया। डरती हुई 2 कदम पीछे हो गई थी। वह उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था और वह पीछे खिसक रही थी। मुझसे दूर हो, वह डर में रोती हुई परेशानी में बोले जा रही थी। विक्की के चेहरे पर ना चाहते हुए मुस्कुराहट फैली हुई थी। वह उसे छोड़कर अपने अलमारी के तरफ बढ़ गया। वहां से अब कोई फाइल बाहर निकाल रहा था। विधि पूरी हैरान होकर वहीं कमरे में खड़ी की खड़ी रह गई। जब वह उसके सामने आकर खड़ा हुआ, यहाँ साइन करो। इस बार उसका शब्द कुछ नॉर्मल था और विधि उसे बहुत हैरान होकर उसके हाथ में पकड़ा हुआ उस फाइल को देख रही थी। ये क्या है? ये उसने डरते हुए पूछा। जितना कहा उतना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह अगले ही पल गुस्से में गरज रहा था और विधि ने डरते हुए बिना देखे बिना पढ़े साइन कर दिए। वह नहीं जानती थी वो क्या था। क्या ये डिवोर्स पेपर है? उसने कुछ उम्मीद से पूछा था। विक्की के होठों को तेज मुस्कुराहट ने छुआ था। इतनी गलतफहमी तुमने अपने दिमाग के अंदर भरा है। मैंने पहले भी कहा था तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मतलब कि नहीं दूंगा। गुस्से से कहते हुए उसको हैरान करते हुए वॉशरूम में जाकर बंद हो गया और वह वहीं कमरे के बेड पर पास ही खड़ी रह गई। 2 मिनट के बाद वह बाहर निकला, अब अपना कोट उतारते हुए सोफे पर फेंक चुका था। इधर आओ मेरे पास। वो बेड तक पहुंचकर उसे गुस्से में हुक्म दे रहा था। विधि अंतर तक कांप कर रह गई थी। मैंने कहा ना इधर आओ। वह और ज्यादा गुस्से से बोला था कि विधि डरती हुई 2 कदम उसके तरफ बढ़ी। यहाँ बैठो, उसे अपने पास बेड पर बैठने को कह रहा था और विधि डरती जा रही थी। मैंने कहा यहाँ बैठो, तुम्हें एक बार समझ नहीं आती?
उसका हाथ पकड़े उसे खींचकर अपने पास बिठा चुका था कि विधि डरती हुई उससे दूर खिसकने की कोशिश करने लगी, मगर वह उसे कमर से पकड़े अपने करीब कर चुका था और विधि डरती जा रही थी। वह गुस्से से आंखें मीच गई थी और उसके उन बंद आंखों को देखते हुए विक्की ना चाहते हुए भी खुलकर मुस्कुराया था। फिर वह उसके कान के पास झुका था। अभी तुमने जिस पेपर पर साइन किए थे ना, वे विक्की के पूरे दौलत की पेपर थी, जो कि वह विक्की अब तुम्हारे नाम कर चुका है, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया है। ये सब थे कि पिघलता हुआ शीशा जो विधि के कानों में उतरे थे। उसने बड़ी अविश्वास से आंखों को खोला था। विक्की को देखा, उसे बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो पा रहा था और फटी फटी निगाहों से वे विक्की को देख रही थी। उसे लगा शायद वो मजाक कर रहा है। ये कैसा मजाक था, वे आखिर बोल उठी और विक्की इस बार खुलकर मुस्कुराया था और जिंदगी में पहली बार उसने विक्की को इतनी खूबसूरती से मुस्कुराते हुए देखा था। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर सकता हूँ? उसने सवाल पूछा। विधि का दिल धड़कने लगा था। ये सब मजाक नहीं, आज से तुम इस सारे घर की मालकिन हो। उसके चेहरे पर से बाल एक साइड करते हुए उसके कानों से जैसे वह अपना एक एक शब्द सच कहते हुए उसे अपने ऊपर विश्वास दिलवा रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वह फटी फटी निगाहों से अब भी विक्की को देख रही थी। उसे इतना बड़ा शॉट लगा कि वह हैरान रह गई। वैसे क्यों नहीं हो सकता? ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जहाँ चाहूँ जिसके नाम चाहूँ उसके नाम कर सकता हूँ और आज के बाद तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम इस पूरे घर की मालकिन हो। तुम इस सारे घर में जहाँ चाहे वहाँ रह सकती हो और सुकून से किचन में जाकर अपनी मर्जी का खाना बनाकर भी खा सकती हो। उसने हर बात अब की बार बड़ी प्यार से कही थी कि विधि के आंखों में बहुत तेजी से आंसू आ चुके थे। वे अपना चेहरा मोड़कर अपनी आंखों से निकलने वाली नमी साफ करने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। वह कैसे जान सकता था? और उसका ये रोना विक्की को तकलीफ दे गया था। वह अगले ही पल उसे खींचे अपने साथ लगा चुका था। विधि बिल्कुल सुन रह गई थी। मुझे बंगला नहीं चाहिए। आपने ऐसा क्यों किया? मेरी मामियाँ मुझे और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। प्लीज आप वापस ले लीजिए ये सब। वह बार बार उसे बोल रही थी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जो कहता है उसे कहने दो। मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरी मर्जी, मैं जिसके नाम करूं। आज से ये सारा बंगला तुम्हारा हो चुका है। अगर तुम चाहो तो बेशक सारी प्रॉपर्टी को आग लगा दो। तुम्हें कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये सारी दौलत की तुम अकेली मालकिन हो। इस बार उसके शब्द में नरमी थी। अब वो गुस्से से बात नहीं कर रहा था और विधि पर हैरानियों के पहाड़ टूटते जा रहे थे। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? वह फटी फटी निगाहों से विक्की को देख रही थी। विक्की थोड़ा सा उसके करीब हुआ था, इतना कि उसके चेहरे पर विक्की की झुलसती सांसें पड़ने लगी। वह खुद डर से आंखें बंद कर गई। उसके कान के पास झुकता चला गया था। क्योंकि मुझे लगता है तुमसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत हो रही है और हर उस चीज के लिए सॉरी जो मैंने बीते हुए कल में तुम्हारे साथ की थी। मुझे तुम पर इस तरह इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। बिना सच जाने मैंने कैसे विश्वास कर लिया? मेरे आंखों के सामने वह मंजर घूम रहा था जब वो ऑफिस से वापस आया था। रुक्मणी ने उसके कानों में जहर घोल दिया था। तुम्हें कुछ खबर भी है? न जाने वह कमरे में रोहन के साथ चिपकी बैठी कौन सी बातें कर रही है। उसे कोई शर्म हया नहीं। वह तो ये भी भूल गई कि वह तुम्हारी पत्नी है। ये शब्द आज भी उसके कानों में गूंजे थे जब वो कमरे में दाखिल हुआ था और बिना सोचे समझे गुस्से में उसने विधि को थप्पड़ मार दिया था। इसलिए भी सॉरी कि मैं तुम्हें बिना जाने बिना समझे जज कर लिया था। क्या हुआ अगर तुम गांव में रहती आई हो? तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। वह मुस्कुराया और विधि भी हैरान होकर बस उसे देखती रही। अब वह नरमी से उसका गाल सहला रहा था। पहले थप्पड़ मारा था। विधि अब भी बिल्कुल सुन खड़ी और फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती हो? अपनी गलती सुधारने का मौका, तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरुआत करने का मौका। वह उम्मीद मान सम्मान से उसे देख रहा था और विधि बेहद फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। वह हैंडसम पहले ही बहुत था, लेकिन विधि कहाँ जानती थी कि उसके किस्मत में ये हैंडसम आदमी लिखा हुआ था। उसने भी अविश्वास से विक्की के कंधे और गालों को छूकर महसूस किया। ये कोई सपना है? वह हैरान थी। विक्की खुलकर हंस पड़ा। ये हकीकत है। चलो आओ नीचे चलते हैं, खाने का वक्त हो रहा है। और बिना अगली बात किए उसका हाथ पकड़े वापस कमरे से बाहर निकल आया था। वह किसी कटे दिल की तरह उसके साथ चलती जा रही थी। वह नीचे आई तो सारे ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वह दोनों भी बैठ गए। खाना बिल्कुल चुप्पी के साथ खाया गया था। वह तीनों औरतें बस विधि को कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। खाना खाने के बाद सारे ही आंगन में बैठे चाय पी रहे थे जब आंगन के दरवाजे से रोहन दाखिल हुआ।
रोहन को देखते विधि के चेहरे पर एकदम से परेशानी सी आ गई थी। क्या बात है आंटी, आपने मुझे बुलाया था? उसने रुक्मणी को देखते हुए पूछा तो वह हैरान हुई। मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी? रुक्मणी ने नासमझी से कंधे उचकाए थे। उन्होंने नहीं, मैंने बुलाया था। विक्की सोफे से उठा और कदम कदम चलता हुआ उसके पास पहुंचा तो सारे ही परेशान हुए थे। तुमने मुझे बुलाया, लेकिन 3 सालों से तुमने मुझसे कभी बात तक नहीं की, तो अब क्या हुआ? रोहन भी हैरान होते पूछा था। सारे चुप होकर उन दोनों को देख रहे थे और विधि अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। वह काफी परेशान लग रही थी। अगले ही पल आंगन में एक थप्पड़ की आवाज गूंजी थी। विक्की का हाथ उठा था और रोहन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा था। वहां सारे बिल्कुल सुन्न रह गए थे। काश मैं तुम्हें ये थप्पड़ उस दिन मारा होता जिससे तुम मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रहे थे, मगर नहीं, गलती मेरी ही थी। मैं ही कानों से कच्चा था, तुम पर यकीन कर लिया था। विधि, यहाँ आओ। उसने गुस्से से विधि को बुलाया। विधि डरती हुई सोफे से उठी और उसके पास आकर खड़ी हुई। वह थप्पड़ जो उस दिन मैंने तुम्हें मारा था, वही थप्पड़ तुम आज इसे मारोगी? वह गुस्से से विधि से कह रहा था। उसके शब्द में किसी तरह की नरमी नहीं थी। विधि ने ना में सिर हिलाया था, लेकिन विक्की के आंखों को देखते हुए वह डर गई थी। अगले ही पल आगे बढ़ी और हिम्मत करते हुए रोहन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और रोहन का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। सारे हैरानी से वही सब कुछ छोड़ते हुए सोफे से उठ खड़े हुए थे। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था रोहन, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा दोगे। शर्म आती है मुझे आप जैसे आदमी पर, जो दोस्त कहलाने के लायक नहीं। उसने बहुत मुश्किल से 2 शब्द निकाले थे। सारा गुस्सा भूलकर वह विक्की का हाथ पकड़े उसे अपने साथ लिए रोहन की आंखों में झांक रहा था। अफसोस है मुझे कि तुम कभी मेरे दोस्त हुआ करते थे। अब निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी सजा यही है कि तुम विक्की के नफरत के लायक भी नहीं रहे। रोहन बिना कुछ कहे वहां से पलट गया। विक्की ने गुस्से से आंटी को देखा। रुक्मणी जान गई थी कि वह सच्चाई तक पहुंच गया है। वह ना में सिर हिलाती हुई, परेशान होती हुई कांप गई थी। वह जानती थी अगर ये बात उसके अंकल को पता चली तो अंकल उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वह विक्की था, उसने अपनी आंटी का भरम रख लिया था। मैंने एक फैसला किया है, वह गुस्से से उन सबको बता रहा था। विधि का हाथ उसके अपने हाथों में था। मैंने ये पूरी प्रॉपर्टी विधि के नाम कर दिया है। ये सब थे कि पिघलता हुआ शीशा जो उन सब के कानों में एक साथ उतर रहा था। वह सारे के सारे विक्की को आश्चर्य से देख रहे थे। क्या तुम होश में तो हो? सबसे पहले रुक्मणी और फूलवती ने सवाल पूछा था। बिल्कुल होश में हूँ आंटी, और इतना ही नहीं, मैंने सारे बिजनेस की पावर ऑफ अटर्नी भी विधि के नाम कर चुका हूँ। उसने एक और बम उन लोगों के सर पर फोड़ा था कि सारे फटी फटी निगाहों से उन दोनों को देख रहे थे। लेकिन बेटा, इन सब की जरूरत ही क्या थी? अंकल ने सवालिया निगाहों से पूछा। बस ऐसे ही, मुझे विधि के मामले में गलत फहमी हो गई थी, इसलिए मैंने उसकी रक्षा के लिए उनके नाम ये सारी प्रॉपर्टी कर चुका हूँ। कल को ये ना हो कहीं ये लोग मेरे ना रहते हुए विधि को यहाँ से धक्का ही देकर बाहर निकाल दे। इसलिए और अगले हफ्ते मैं अपने शादी की पार्टी कर रहा हूँ। अच्छा होगा आंटी, आप उसकी तैयारी करो, वरना फिर आप जानती हैं आपका विक्की कैसा है। वह आंखों ही आंखों में गुस्से से आंटी को वार्निंग किए विधि का हाथ पकड़े वापस कमरे में चला गया और रुक्मणी और फूलवती जहाँ थी वहीं की वहीं जम गई थी। विधि की बड़ी मामी वह सब कुछ छोड़ती हुई उसके पीछे भागी थी। वह तेज कदमों से चलती हुई उसके कमरे तक पहुंची थी। दरवाजा खुला था। विक्की स्टडी टेबल के सामने लैपटॉप पर झुका कुछ कर रहा था और विधि बेड पर बैठी हुई थी। विक्की, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्होंने आते ही विक्की से सवाल किया। ये सवाल आप पूछ रही हैं आंटी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विक्की पलटा आंटी से पूछा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी आंटी इतनी गिरी हुई हो सकती हैं। आपने क्या कुछ नहीं किया, मुझे सब कुछ पता चल गया है। आप इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं? उसे खाना तक नहीं देती थी, इसलिए मैंने ये सारी दौलत ही उसके नाम कर दी। मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि अपनी पत्नी को भूखा मारूं। और अच्छा होगा कि आप मेरे रिसेप्शन की तैयारी करो, वरना फिर मुझे मजबूरन अंकल को ये सब कुछ बताना होगा जो आपने किया। रुक्मणी को धमकी दे रहा था। जैसे रुक्मणी को यकीन न आया। भगवान के लिए अब तो उसे अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लो, सब कुछ ठीक कर लो। इस बार उसने नरमी से कहा था। वह बस ना में सिर हिलाते हुए पलट गई। उनके जाने के बाद वह लैपटॉप वहीं बंद करता हुआ कमरे का दरवाजा बंद किए बेड तक आया और विधि के पास बैठ गया। आप ले लीजिए घर वापस, अपने नाम कर लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, वो परेशान होती हुई बोली थी। विक्की के होठों को एक मुस्कुराहट ने छुआ था। पता नहीं, मुझे एक साधारण लड़की में जो इश्क दिखता है उसे बहुत आराम मिलता है। मैंने सोचा था मुझे जिस लड़की से मोहब्बत होगी मैं उस पर अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए
अपनी सारी दौलत निछावर कर दूंगा। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम पर अपनी सारी दौलत निछावर करने का मौका मिला। मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन ये सच है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वह उसे पकड़े अपने साथ लगाता हुआ धीरे से बोल रहा था कि विधि बिल्कुल सुन रह गई। लेकिन आपकी आंटी, उसने हैरानी से पूछा। फिक्र मत करो, वह ठीक हो जाएगी। जब लालची इंसान के हाथों से सारी दौलत चली जाए तो फिर वह ठीक हो जाया करते हैं। उसके माथे पर होंठ रखते हुए धीरे से कह रहा था। विधि बड़ी हैरान होकर उसे देख रही थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसने बहुत हिम्मत करते हुए कुछ कहने की कोशिश की तो विक्की ने सवालिया निगाहों से उसे देखा था। बस डिवोर्स मत मांगना। वह जैसे परेशान हुआ था। विधि ना चाहते हुए भी हंस पड़ी थी। नहीं, बात कुछ और है, वह कुछ झिझकते हुए बोली थी। विक्की हैरान हुआ। अच्छा, और क्या बात है? उसने बड़ी हैरान होकर पूछा। वह मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। जो भी कहना चाहती हो खुलकर कह सकती हो। विक्की ने अपना दूसरा बाजू खोल लिया। दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़कर अपने सीने में दुबका चुका था। उसे अपने प्यार का एहसास दिलाया था। मैं नहीं जानती थी कब, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। शायद ये तब हुई थी जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, या शायद जब नाना जी ने कहा था वो मेरी शादी आपसे करवाना चाहते हैं। शायद तब जब मैं आपकी पत्नी बनी थी। विक्की हैरान हुआ था। जब आपने कहा कि आप मुझे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहते तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो मैंने सोचा था कि अपनी मोहब्बत को हमेशा दिल में दफन कर लूंगी। बस आज न जाने मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आ गई। मैंने सोचा कि आपको बता दूं। मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात पता होनी चाहिए थी। वह इतनी मासूमियत से बोली थी कि विक्की अंदर तक जैसे उसका दीवाना हो गया था। अब उसे और ज्यादा मजबूती से अपने सीने में दबाते हुए उसके माथे पर दोबारा से किस कर चुका था। धन्यवाद मुझ जैसे इंसान को अपनी मोहब्बत देने के लिए, लेकिन तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? उसे जैसे ये सवाल बेचैन कर गए थे। विधि ने एक परेशान सी नजर से उसे देखा। बस मुझे आपके गुस्से से डर लगता है, वह बहुत मासूमियत से बोली थी। विक्की को उस पर टूट कर प्यार आया था। मेरा तुमसे वादा है, अब मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे अपने सीने से लगाए धीरे से बातें कर रहा था। विधि ने गहरी सांस ली। एक सुकून का सांस हवा में छोड़ा था। वह खुलकर मुस्कुराई थी। उसे उम्मीद नहीं थी वह उस आदमी की पत्नी के रूप में खरी उतर पाएगी। इस बात में बिल्कुल भी झूठ नहीं था कि जब भगवान देता है तो बिल्कुल छप्पर फाड़ कर देता है। जहाँ उस इंसान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, उस दिन से विक्की और विधि दोनों एक दूसरे के लिए जीते थे और उन दोनों में आपस में टूटकर मोहब्बत थी। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।